वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 9 शबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी फरवरी की 20 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ वार्म एंड ह्यूमिड मॉर्निंग हियर इन कराची। टेम्परेचर्स अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी ऑफ 88%, सो यू कैन वेल इमेजिन। इट्स एक्चुअली इस वक्त स्टूडियो जो है वो भी काफी गर्म हो रहा है और काफी दिनों बाद एक गर्म स्टूडियो का जो है मुझे एहसास हुआ है। सो चलो जी, अब अपना एसी जो है वो हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन अपने बढ़ा देते हैं उसको। लेकिन सुना है कि जी पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बड़ी जबरदस्त बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है और दैट्स नाइस एक्चुअली। ये जो इस वक्त स्पेल है बारिशों का और बर्फबारी का, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस इज गोइंग टू गो ऑन फॉर at least the next 10 days. So yeah, nice. चलें जी, much needed snow जो पाकिस्तान में जरा इस बार थोड़ी सी किल्लत थी. I think the Almighty is making up for that. Thank you so much. चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो वैसे तो आपको पता है कि ट्विटर अभी भी नहीं चला है पाकिस्तान में. मुझे कुछ लग इस तरह आ रहा है कि ट्विटर के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने शायद फैसला ये किया कि उसको परमानेंटली पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया जाए. बिकॉज इसके अलावा तो मुझे कोई और वजह समझ में आती नहीं है ट्विटर को ब्लॉक करने की. ना कोई शोर है, ना कोई गुल है, ना कोई डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट जो हैं वो इस पे कोई पिटिशन फाइल कर रहे हैं, ना कोई हाई कोर्ट जा रहा है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है इस चीज़ के हवाले से. काजी उल कज़ा जो हैं हमारे, वो क्योंकि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते नहीं, पता सब होता है उनको, वो ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते, वरना हो सकता है वो इस पर ही सुओ मोटो ले लेते कि भाई पूछ लेते आखिर हुआ क्या है. लेकिन आपको पता है कि खैर वो भी कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे कि जिससे डिसीजन मेकर्स को कुछ परेशानी हो. सो चलें, ये है सूरत हाल. लेकिन फिर भी अगर आप पाकिस्तान के बाहर कहीं बैठे हुए हैं, बात समझिए, पाकिस्तान के बाहर अगर आप कहीं बैठे हुए हैं तो फिर आप मुझे वहां से बैठ के ट्वीट कर सकते हैं वहां से बैठ के ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और या चलें जी, अभी हम उन पे नजर भी डालते हैं. मैं भी मेरे पाकिस्तान से बाहर एक दोस्त बैठे हुए हैं जो कि मुझे हर थोड़ी देर बाद जो है वो भेजे जा रहे हैं हैश सनराइज विद अदील के हैशटैग वाले जो ट्वीट्स हैं. अच्छा, आपको पता है ना कि मैं लीगली सही जा रहा हूँ यहाँ पे, समझ रहे होंगे ना आप लोग भी, यार समझ रहे होंगे. तो या चलें जी, तो मैं देख लूँ अभी हैशटैग अपना खोल लूँ मैं. मैसेजेस भी कम आ रहे हैं, ज़ाहिर है उसकी कोई नेचुरली उसकी एक ऑब्वियस रीजन है मैसेजेस कम आने की भी, कि मुझे बल्कि लग रहा है कि वीपीएन में ओवरऑल जो है ना वो मामला वो भी स्लो चल रहा है. बल्कि काफी सारे लोगों को तो ये भी लग रहा है कि यार हुकूमत जो है वो ये वीपीएन भी ब्लॉक करने में कामयाब हो गई है. वैसे इसके चांसेस इतने ज्यादा हैं नहीं, इतने स्मार्ट ये अभी हुए नहीं है, लेकिन फिर भी चलें जी. और क्या सीन है, या मैं जरा चेक कर लेता हूँ. हैश सनराइज विद अदील, दिस इज आवर हैशटैग ऑन ट्विटर. अजीब मुसीबत कर दिया यार, कसम से इतने डरपोक लोग निकले यार. चले जी, 7:24 हो चुके हैं एंड या अखबारात इत्तेफाक से मेरे पास हो बिल्कुल अखबारात के सफा अव्वल पे भी जो आज तस्वीर आई हुई है, स्कर्दू से अ कार इज ट्रैप्ड अमिड debris and fallen rocks on Baltistan Road following a landslide near Baghicha village in Rondu Valley. यार वैसे बहुत ही जबरदस्त किस्म का तो ये मुझे लग रहा है लैंडस्लाइड हुआ है, तो पूरी की पूरी लग रहा है पूरा पहाड़ गिर गया है सड़क के ऊपर. बचत हो गई इस गाड़ी की यार, पता नहीं, समझ में नहीं आ रही पिक्चर इतनी क्लोज. लेकिन जाहिर है ये आपको पता है जी, मौसम ऐसा है और उसमें दिस इज ऑब्वियस ऑफ कोर्स हो जाता है ये सब. चलें जी, आ गए जी आप लोगों के ट्वीट्स मेरे पास जो है वो आ गए हैं और मैं अभी इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ. देखें जी, बिल्कुल सिर्फ 3-4 ट्वीट्स आए हुए हैं, तबाह कर दिया. मुझे लग रहा है मेरे प्रोग्राम के खिलाफ जो है ना ये कोई साजिश हुई है. सो अब क्या कहा जा सकता है. अच्छा जी, एफ के न्याजी कहते हैं, कल मैं बनारस जा रहा था, जगह जगह नशा आवर अफराद नजर आए. क्या हम अपने लोगों का ख्याल नहीं रख सकते? हुकूमत टैक्स तो लेती है हमसे, क्या हुकूमत इस तरफ नजर करेगी? नौजवान नस्ल खराब हो रही है. यार अब इस पे मुझे आप बताएं कि अफसोस की बात है. आई मीन कराची में कुछ मखसूस इलाके हैं जहाँ पे आपको नशई जो है वो नजर आते हैं. एक जमाने में ईसा नगरी के सामने कराची में एक जगह ईसा नगरी, जहाँ पे ज़ाहिर मसीही बरादरी रहती है, तो उसकी
वजह से उसका नाम ईसा नगरी पड़ गया. तो उसके सामने हमेशा वो फुटपाथ पे जो है वो हीरोइनची बैठे हुए होते थे और पूरा दिन अपना वहीं बैठे रहते थे. और हीरोइनची जो है वो रात में जागते हैं. आपको पता है, लोग चोरी चकारियां करते हैं, फिर चीजें बेचते हैं और फिर उसके जो पैसे आते हैं उससे वो हीरोइन पीते हैं. तो मैं अक्सर ये सोचा करता था कि यार इनको तो पकड़ना कितना आसान काम है. यानी किसी भी हेरोइन रैकेट को बस्ट करना आसान तरीन काम है. उनको पकड़े एक दो लोगों को, उनसे पूछो कहाँ से हीरोइन लेते हो. आई मीन इट इज सो इजी. जिस दिन पुलिस ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें इस लानत से निजात हासिल करनी है, लेकिन फिर वही सवाल पैदा होता है कि इस लानत से कोई निजात हासिल करवाना का मूड नहीं है. बिकॉज आपको पता है कि इससे एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही होती है और लोग अपनी जहन्नुम जो है वो बढ़ रहे हैं अपने. तो फिर अल्लाह ताला भी उनकी जहन्नुम में भरवा रहा है, जाहिर है. तो फिर पता चलेगा आखिर में कि क्या होने वाला है इनके साथ. आगे बढ़ते हैं. जनाब पीर ज़हीर साहब क्या कहते हैं? वी आर प्राउड दैट वी हैव फ्रेंड्स इन सनराइज कराची ग्रुप लाइक रजी साहब, सलमान साहब, सलमान काजी, शिमजा, डॉक्टर हुमायूं, डॉक्टर नौशीन, डॉक्टर कमर साहब, काशान, हु पार्टिसिपेटेड फॉर द मेडिकल कैंप लास्ट संडे. थैंक यू सो मच पीर साहब, आपने उन लोगों को अप्रिशिएट किया और अपनी खैर सगाली के कलमात जो है मैं अदा कर चुका हूँ ग्रुप में भी और शो में भी. और बड़ा ज़बरदस्त काम किया उन लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं है. एवरीवन हु वॉलंटियर्ड फॉर द प्लेस, सो ग्रेट. इसके अलावा जावेद साहब कहते हैं सेनेगाल्स प्रेसिडेंट बाउज टू प्रेशर ऑन इलेक्शन. जी ये बड़ी अच्छी खबर आपने शेयर की है. सेनेगाल में भी जो है उनका जो प्रेसिडेंट था उसको इस बात का डर था कि वो इलेक्शन हार जाएगा और इसी वजह से उसको जो डर था कि वो इलेक्शन हार जाएगा तो फिर उसने इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की. और लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, मुझे तो कभी कभार हैरानी होती है. सुप्रीम कोर्ट, अब तो हम भूल भी गए सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हुआ करती थी तो कैसी हुआ करती थी. तो सेनेगाल की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपनी प्रेसिडेंट के इस ऑर्डर को जो है वो गैर आईनी करार देकर हुक्म दिया कि जी इलेक्शंस जो है वो शेड्यूल के मुताबिक या फौरन करवाए जाएं. तो सेनेगाल के जो सदर हैं बिलाखिर उन्होंने अपना सर खम किया सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के सामने. सो मेरे ख्याल से ऐसा करें कि सेनेगाल के जो सदर हैं वो यहाँ से कुछ लोगों को लेकर जाएं, इंटर्नशिप पे वहाँ पे लेकर जाएं या उनसे कॉन्ट्रैक्ट. जिस तरह आपको पता है एक ज़माने में हमारी जो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा है वो उसकी सर्विसेज जो हैं वो नाइजीरिया ने हायर की थी और वहाँ पे पीपल फ्रॉम आवर प्लेस दे वेंट देयर एंड नादरा के लोग, मैं काफ़ी साल पहले की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे उन्होंने जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड की थी टू नाइजीरिया टू हैव देयर ओन नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी. सो उनके अभी शनाख्ती कार्ड वगैरह बनाना एंड ऑल. सो यहाँ पे भी हमारे यहाँ जिस तरह इलेक्शन पाकिस्तान में करवाया गया है, यानी जो हारने वाली पार्टी है वो इलेक्शन से डर रही है और करवाने को तैयार नहीं है, तो क्या तरीकाकार अपनाए जाते हैं. तो सेनेगाल के सदर को चाहिए कि पाकिस्तान से एक अच्छे अमीर दायरा, आपको पता है कि इस वक्त माशी हालात पाकिस्तान के बहुत ही पतले चल रहे हैं और एक्सपोर्ट्स की कोई मार्केट सार्केट हमें मिल भी नहीं रही है. तो ये अच्छा है हम यही चीज़ें एक्सपोर्ट कर लें. ये हमारा टैलेंट है, एक बड़ा खास टैलेंट है हमारा. तो देखते हैं क्या होता है सिलसिला. चलें जी. वसीम कहते हैं 100% ह्यूमिडिटी है. ये लाहौर की जो है ऑफ कोर्स बात हो रही है. और बाकी क्या सीन है? बाकी ये सीन है कि या शहजाद नियाज साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. अताउर रहमान साहब नथिंग इज वर्किंग, व्हाट्स गोइंग ऑन. अच्छा जी, आप कहते हैं लॉन्गेस्ट बैन ऑन एक्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. जी बिल्कुल जी, हर बदतरीन चीज में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान आगे जा रहा है, बट लेट्स सी. अच्छा जी, ट्राइंग टू पोस्ट फ्रॉम 6 बट फेल्ड, नथिंग इज वर्किंग. नथिंग इज वर्किंग से क्या मुराद है? लाइक आपने तो अभी ट्वीट कर दिया है मुझे अता साहब, बट व्हाट डज इसे कहते हैं कि व्हाट डज दैट मीन नथिंग इज वर्किंग? या फेसबुक काम नहीं कर रहा और इंस्टाग्राम वगैरह तो सब चल रहा था. अभी मैं यूट्यूब से अभी वीडियो सुनता हुआ आ रहा हूँ रास्ते में. जरा इलेबोरेट करें नथिंग इज वर्किंग से क्या मुराद है सर. हाफिज इमरान कहते हैं सब लिसनर्स यूके को लोकेशन सेट करके मैसेज करें, इस तरह आपको मैसेज पढ़ने में वसाबी होगी. वसाबी, अच्छा पता नहीं सर, मैं समझ नहीं पाया. बट बहरहाल इट इज बेटर टू बी एन एंटरप्रेन्योर देन डूइंग जॉब, प्लीज कमेंट. उमर मुस्तफा, यार ये तो कोई इतना आसान सा कोई सवाल है नहीं कि इट इज बेटर टू बी एन एंटरप्रेन्योर. देखिए ये सारी चीजें इसमें बहुत कुछ डिपेंड ये करता है, आपके अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है. एवरीबडी कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर. हर किसी में वो पेशेंस नहीं होता, हर किसी में वो कहना चाहिए कि मैं एक्यूमेन विल बी अ रॉन्ग वर्ड, मैं इसको किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं लेना चाहता. बहुत सारे सैलरीड लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, 12-12 घंटे अपनी नौकरियों पर बैठे रहते हैं और थकते भी नहीं हैं. पता नहीं किस बात की उनको जो है वो एक किक मिल रही होती है काम करने से और नौकरी करने से.
और फिर आपका वो जो एक पैगाम आता है आपके मोबाइल पे, SMS आता है कि आपकी तनख्वाह ट्रांसफर हो गई है, उससे उनको ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा एक सेटिस्फैक्शन मिलती है. हाउएवर एंटरप्रेन्योर बनना इज अ स्टेट ऑफ माइंड. हर कोई ना एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ना हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करनी. अगर आपको लगता है कि नहीं आप मेरी तरह के बहुत ही ठंड किस्म के आदमी हैं और बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो एक आई मीन जस्ट थिंकिंग अबाउट वो चीज़ आपको किक ना प्रोवाइड करती हो. मैं पता नहीं मुझे सही अल्फाज मेरे जहन में नहीं आ रहा, वरना मैं तो बड़ी तकरीरें करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर. लेकिन नो, ये कोई आउट राइटली आप कह नहीं सकते कि जी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज बेटर देन having a salary, I mean being a salaried person. There are pros and cons for both the things. So ये है सिलसिला. तो ठीक है, चलें जी अभी ऐसा करते हैं, आपको ब्रेक की जानिब लिए चलते हैं और फिर वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. Don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Abdullah Siddiqui and Atif Aslam with Go. अच्छा भाई, अब्दुल्ला सिद्दीकी का आपने सुना वो गाना, पेशावर ज़ल्मी वाला गाना भी उनका एक आया है. पेशावर ज़ल्मी भी ज़ाहिर है उन फ्रेंचाइजीज में से है जो कि हर सीजन के लिए अपना एक एंथम जो है वो बनाते हैं. टीम जैसी भी उनकी परफॉर्म कर रही हो, लेकिन उनका एंथम जो है वो जरूर आता है और उनके एंथम आर जनरली गुड, दे आर फाइन. ये वाला ठीक है, दैट्स ओके, फाइन, बस गुजारा है, ठीक है. लेकिन पेशावर ज़ल्मी ज़ाहिर ऑफ कोर्स द सीजन इज नॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट फॉर देम एज फार एज पाकिस्तान HPL PSL इज कंसर्न. चलें तफसील से जरा, आपको पता है 8 बजे के बाद हम PSL के हवाले से बात करेंगे. और हमारी बड़ी हमशीरा कहती हैं लगता है अभी तक ये सॉन्ग इंडिया के हाथ नहीं लगा, वरना इसके साथ भी बहुत बुरा होता. और छोटी हमशीरा कहती हैं आई लव दिस सॉन्ग. चलें, दैट इज वेरी नाइस. असल में मसला ये बाजी कि ये बेसिकली कोक स्टूडियो कॉपीराइटेड सॉन्ग है. सो मुझे लगता है कि इंडिया के जो चोर मौसीकार हैं, जिसमें प्रीतम आपको पता है कि बिल्कुल एपिटोम पे मौजूद है, सबसे बड़ा. आई मीन अन्नू मलिक का अगर कोई सही जानशीन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में है तो फिर वो प्रीतम है. सो प्रीतम इस गाने को छेड़ नहीं सकता बिकॉज दिस इज अ कोक स्टूडियो कॉपीराइटेड सॉन्ग एज आई सेड. और कोक स्टूडियो, फिर कोक आपको पता है कि इंडिया में भी है और इस वजह से वो इसके साथ ज्यादा कहानी करेंगे नहीं. सो लेकिन खैर एनीवे, सोचें जी अब कौन है वो, अरिजीत सिंह को पकड़ा दिया ये वाला सॉन्ग. उसको वैसे ही आतिफ असलम बनने का बहुत शौक है. वो लोग होता है ना, बड़ों के क्या बनोगे, बड़ों के ये बनूंगा, बड़ों के बनूंगा. अरिजीत से पूछो बड़ों क्या बनोगे, बोले मैं आतिफ असलम बनूंगा. सो बहरहाल चलें जी. और डॉक्टर फरा कहती हैं आज बहुत दिनों बाद लगाया है सॉन्ग. अच्छा मुझे नहीं लग रहा मैंने बहुत दिनों बाद लगाया, लेकिन आप कहती हैं तो सही कह रही होंगी बिल्कुल. आई नॉर्मली डोंट कीप ट्रैक ऑफ द सॉन्ग्स. चलें जी, इसके अलावा देन वानिया का मैसेज आया, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम डियर अदील अंकल, I got prize medal in hurdle race on sports day at city school. Zabardast, that is great. I also visited Bounce Karachi with my parents on Sunday and it was fun. If Sara want, we can go together to Bounce Karachi. अच्छा हमारा इंशाल्लाह प्लान है बिल्कुल बाउंस जाने का. और मैंने सारा को बताया भी था कि बाउंस चलेंगे, तो वो बहुत गौर से सुन रही थी और वो सोचने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या चीज़ हो सकती है. सो या इंशाल्लाह आई थिंक आई विल टेक in one of those days. So let's see. चलें जी, गुड. और क्या सीन है. और जी प्रोग्राम में ऑफ कोर्स आगे चल के यार काफी सारी बातें करनी है. डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना एक जूता जो है वो लॉन्च किया है, उसका जो है वो हम जिक्र जरूर करेंगे. गोल्डन कलर का जूता, गोल्डन कलर का जो है वो जूता उन्होंने एक लॉन्च किया है $399 का. चलो उसके बारे में क्या छोड़ा बताता हूँ. अभी तो जूता हैज बीन सोल्ड आउट मैन, सबने खरीद लिया है. नहीं सर, मतलब कि जितनी उन्होंने प्रोड्यूस किया था लॉट, वो सारे के सारे स्नीकर है वो बेसिकली. और वो डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया और गोल्डन कलर का वो स्नीकर आप अगर देखना भी चाह रहे हैं, इंतहाई बदसूरत किस्म का वो स्पीकर है. गोल्डन कलर सोचे, आई मीन वुड यू बी वेयरिंग अ गोल्डन कलर शूज, सुनहरे रंग का जूता आप क्या पहन के जा रहे होंगे? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. हमारे यहाँ हमारे एक दो सियासी लीडर हैं, उनकी इस तरह का ड्रेस सेंस है जो कि लाल और मरून कलर का जूता पहन के घूम रहे होते हैं. उनसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो ये गोल्डन जूता पहनेंगे. लेकिन ऑल भाई सोल्ड आउट हो गया, वो बिक गया पूरा. जितनी लॉट थी सारी की सारी अमेरिकन ने खरीद ली है. $400 का जूता, सोचें यार आप. अच्छा जी, और क्या सीन है. और इसके अलावा जो है वो हाँ, प्रोग्राम में आगे चल के हम जरूर बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इजराइल की इकोनॉमी. इस जंग का जो गजा पे उन्होंने इस वक्त वो मैसेकर कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इनकी इकोनॉमी के साथ हुआ है और उसकी जरा तफसीलात प्रोग्राम में आगे चल के. अब ये नंबर सामने आए हैं. पहला क्वार्टर जो कि इस जंग के स्टार्ट होने के बाद, आप जानते हैं कि आखिरी क्वार्टर के आगाज में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
में इस जो है गजा का ये सिलसिला अक्टूबर में इसका स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आखिरी क्वार्टर होता है कैलेंडर ईयर का, तो उसके नंबर जो है इसराइली इकोनॉमी के सामने आए हैं एंड दीज नंबर लुक डिजास्ट्रस. ओके, इसके अलावा एक और जरा जिसे कहते हैं कि एक खबर अभी मेरी नजर से गुजरी, मैंने आपको जरा आपके सामने जरा ये खबर शेयर की जाए. आई मीन जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, आप जरा अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप एक लॉटरी टिकट जो है वो खरीदते हैं और फिर आपको ये पता चलता है दैट यू हैव वन $340 million, 340 यानी 34 करोड़ रुपए की आप लॉटरी जीतने में कामयाब हुए हैं. आपकी क्या फीलिंग्स होंगी? आई मीन यू वुड बी, देखो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो लॉटरी लूंगा ही नहीं, नंबर 1. अरे हमें लॉटरी लेके जो है ना वो करना क्या है मुझे यार, आई मीन वो क्योंकि लॉटरी से आपको पता है कि भाई मेरे वैल्यूज के मुताबिक, इथोस के मुताबिक लॉटरी इज हराम, हराम कुल्लू हराम, मैं फिर लॉटरी नो नहीं लेनी लॉटरी हमें. लेकिन जो लोगों को लेना है, जस्ट इमेजिन आपकी वैल्यूज के मुताबिक, एंड हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर योर वैल्यूज यार, जो करना है आपको करें. सो आप जो है वो ये लॉटरी खरीदते हैं, टिकट देते हैं और $340 मिलियन आपके निकल जाते हैं. एंड जस्ट इमेजिन, अच्छा अमेरिका में भी ये भी होता है, याद रखिए अगर आप $340 मिलियन जीतते हैं तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको $340 मिलियन, ये लो भाई ये तुम्हारे $340 मिलियन, ये लेकर जाओ, ये तुम्हारे सूटकेस हैं. वो जो बड़े बड़े सूटकेसेस दिखा देते हैं ना इंडियन फिल्मों में, मड आइलैंड में जो स्मगलर्स को मिलते थे, नहीं वैसे नहीं होता. इसमें आई थिंक आधा अमाउंट तो आपका टैक्स में कट जाता है, वो सरकार को चले जाते हैं वहां पे. फिर उसके बाद they give you an option of paying you over installment in the next 10 years. वो कहते हैं आपको अगले 10 साल में हम इंस्टॉलमेंट देंगे. इससे बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन you do not get the money then and there. ये लो पूरा पैसा भी नहीं मिलता, इतना सारा जो स्टेट खा जाती है आपकी. सो बड़ी ज्यादती है यार, बड़े इन चीजों में बहुत हाई टैक्सेस, अमेरिका में वैसे भी बहुत हाई टैक्सेस वगैरह होते हैं. सो आप बड़े खुश हैं, आपने दोस्तों को पार्टी दी, सब कुछ हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया. लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ये बताया जाता है कि ओह वी आर रियली सॉरी, हमसे एक टेक्निकल इशू हो गया था एंड यू आर एक्चुअली नॉट द रियल विनर. आप असल विनर जो है वो नहीं है, विनर तो कोई और नंबर है. सो उस पे आपका क्या रिएक्शन होगा? जाहिर है इट विल बी अ मैसिव मैसिव हार्ट ब्रेक एंड सब कुछ होगा सिलसिला. सो इसमें आपके पास अब रह क्या जाता है, आपके पास ऑप्शन क्या रह जाती है? नेचुरली यू विल गो एंड सू द कंपनी, यानी जिस कंपनी ने आपको ये बताया था, जिसका नाम है पावर बॉल एंड डीसी लॉटरी. ओके, उनको आप जाके जो है उस बंदे ने सू किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि आपने मेरा दिल तोड़ा है, यू ब्रोक माई हार्ट मैन, सीरियसली मेरे साथ धोखा हुआ है, इसकी वजह से ही इज सूइंग दैट कंपनी. लेट्स सी कितने मिल जाते हैं यार, $1 मिलियन $2 मिलियन भी मिल जाए तो फिर मेरे ख्याल से इससे जो है कोई बुराई नहीं है यार. एक आम आदमी, आपको पता ना लॉटरी लेने वाले लोग कौन होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है. रिच पीपल डोंट गो आउट देयर एंड दे बाय लॉटरी. आमतौर से जो स्ट्रगलिंग लोग होते हैं दे आर द वन हु बाय लॉटरी. और आई मीन उनको अगर $1 मिलियन भी आउट ऑफ दिस लीगल सेटलमेंट मिल जाए सो दैट इज नॉट बैड. क्या ख्याल है? चलें जी, ग्रेट. अभी क्या करते हैं, आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, thank you so much to all the global audience that I have right now. शाहीन ताहिर ने बताया है कि वो इस वक्त जर्मनी में मौजूद हैं और जर्मनी से जो है वो 1 घंटे के लिए जर्मनी आई हैं और यहाँ से वो मैसेज कर रही हैं. एंड देन वेरी नाइस, कहती हैं I'll be back to Pakistan after an hour. कराची की सीट्स कब वापस मिलेंगी? Anxiously waiting. देखो सीटें जो है ना वो एक साथ ही सारी पीटीआई को वापस मिलेंगी. सारी एक साथ मिलना, ये कहना कि जी इस दिन वो होगा तो फिर वो एक ही जाहिर है बेंचमार्क से सबको जो है वो जांचा जाएगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. ओके जी, वलीद मुगल कहते हैं ब्रदर आई हैव कनेक्टेड फ्रॉम आई एम मैसेजिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दैट इज वेरी गुड, माशाल्लाह. देखें मैंने यही बोला था ना, कितनी ग्लोबल ऑडियंस है. वलीद मुगल ये भी कहते हैं कि फॉलोइंग योर फुटस्टेप आई हैव आल्सो स्टार्टेड माय करियर एज अ रेडियो जॉकी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस थ्रू आउट. दैट इज ग्रेट, गुड लक यार, गुड लक वलीद, चाह जाओ यार, एक्सीलेंट. ओके जी, इसके अलावा जावेद साहब ने एक और खबर शेयर की है हमारे साथ और वो ये कहते हैं दैट रिकॉर्ड ब्रेकिंग. हाँ यार, ये आज सुबह इत्तेफाक से मैं जब रनिंग करने जा रहा था तो मैंने ये खबर जो है वो सुनी थी और कहते हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग. क्या है यार, एक मैं कहूँगा कि कायनात में इनको जो है वो एक बॉडी मिली है विच इज 500 ट्रिलियन times brighter than the sun discovered. 500 trillion times brighter than our sun. उनको एक ऐसी बॉडी मिली है, एक सेलेस्टियल बॉडी मिली है. आई मीन जस्ट
इमेजिन मैन, लाइक वाओ. अच्छा, कहते ये हैं कि दिस क्वाज़ार इज, ये इस बॉडी को कहा जाता है, इट्स 12 बिलियन लाइट्स ईयर अवे एंड इट्स ब्लैक होल इज ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट रेट एवर सीन. यानी हमने जो अभी दुनिया में इस क्वाज़ार को हम देख रहे होंगे, ये जो लाइट वहां से एमिनेट हुई होगी या लाइट वहां से जो निकली होगी वो आज से 12 अरब साल पहले निकली होगी. एंड कहते हैं ये दिस इज द ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट वायलेंट प्लेस इन द यूनिवर्स. यार कहते हैं कि जी द ह्यूज ब्लैक होल पावरिंग इट इज सेड टू बी बिटवीन 15 and 19 times the mass of the sun and growing at the fastest rate ever seen. यार अल्लाह ताला की इस कायनात को जब आप देखना शुरू करते हैं तो फिर आप यानी आपको इस बात का अंदाजा होता है कि वो खुद कितनी बड़ी जात होगी कि जिसने इस लेवल की चीजें जो है वो बनाई हुई हैं. यानी आप सोचें दैट हमारा सूरज जिसको हमारी देखें जरा सा हम कुछ सेकंड्स भी देख लें और वो भी हमारी आंखें जाया हो सकती हैं. अगर हम कुछ लम्हात मुख्तसर सा लम्हा भी सूरज को एक सेकंड देख कर एक लम्हा आंखें नीचे कर लें तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं. सो इमेजिन समथिंग व्हिच इज 500 ट्रिलियन टाइम्स ब्राइटर देन द सन. और ये अल्लाह ताला ने बनाई हुई है ये चीज. वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त. चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. अच्छा जी, आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर अब हम नजर डालते हैं. और ठीक है जी, PTI merges with seatless party for 3 assemblies, allies itself with Sunni Ittihad Council for Centre, Punjab and KP. Party delegations call on JUIS leadership to seek moral support for anti-rigging protest. ये UI शिरानी की जो है ये बात हो रही है. सो जंग अखबार का जो है वो ये सवाल है. जंग अखबार की आप जरा हेडलाइन चेक करें. मखसूस नशिस्तें, PTI की भाग दौड़. यार हिमायत याफ्ता आजाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान. JUI शिरानी ग्रुप से भी इनके मुज़ाकरात हुए. आप जानते हैं इससे पहले मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हवाले से ये बात आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ मर्ज हो रही होगी, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ. इवन दो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं वो भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने बैठे हुए थे. उमर अयूब भी वहां पर थे जो कि प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बैरिस्टर गौहर ऑफ कोर्स वाज देयर एज वेल. सो बहरहाल जी अब ये हो गई है सूरत हाल. और क्या सीन है आज मुआहिदा. अच्छा नहीं, दूसरा क्या सिलसिला है, ये तो हो गई PTI की बात. अब PTI अभी भी इसमें लीगल लकूना है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी. आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन हुआ, पाकिस्तान की कोर्ट्स हुई जो हर मुमकिन मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, जाहिर है वो करेंगी पैदा, बिकॉज दैट हैज बीन द ऑर्डर ऑफ द डे फॉर द पास्ट 2 years और सो खास तौर से इलेक्शन कमीशन, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल बॉडी, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है. लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन का एक भी ऐसा फैसला नहीं हुआ जो कि आप कह सकें कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फायदे में हुआ हो. इन फैसलों को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिया जाता है. आमिर फारूक साहब की कोर्ट में अगर जाता है तो आपको पता है कि आमिर फारूक साहब उसको इलेक्शन कमीशन के फैसले को सही करते हैं. अगर ये आमिर फारूक की कोर्ट में नहीं जाता, किसी और जज की कोर्ट में जाता है, तो वहां से PTI को रिलीफ मिल जाता है, जैसे कि कल भी उनको रिलीफ मिला है. आप जानते हैं इस्लामाबाद की 3 सीट्स के हवाले से हाई कोर्ट इस्लामाबाद के तीनों हलकों में लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए हैं. तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की अपीलों पर अंजुम अकील, तारिक फजल, राजा खुर्रम और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी. इसकी समाअत जो है वो अब कल मुतवक्को है. मालूम हुआ है कि रिटर्निंग ऑफिसर तारिक फजल की मौजूदगी में टेम्परिंग कर रहे हैं, हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया. ओके जी, आज एक्सप्रेस ने अपना उन्होंने अपना एक तज्जिया भी लिखा है और कहते हैं धांधली, हतमी फैसला अदालती ट्राइब्यूनल करेंगे या इलेक्शन कमीशन. रवा हफ्ता अहम, PTI अदालतों के जरिए इलेक्शन कमीशन से रिलीफ लेने की कोशिश कर रही है. सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए. अदालतों के इंतखाबी फैसलों से तयशुदा कानून तब्दील होगा, वकला का ये कहना है. चलें जी, बहरहाल जो भी इसके मतलब हो वो आप समझ सकते हैं. अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद, शाहराम तरकई, आतिफ खान की जमानतें मंजूर पेशावर हाई कोर्ट में. बेसिकली ये आपको पता है कि कल काफी महीनों के बाद फैसल जावेद जो है वो एक बार फिर से मंजर आम पर आए. और फैसल जावेद ये वही साहब हैं जिनकी जाहिर है आपको पता है कि ये खुद भी एक एड एजेंसी के मेरे ख्याल से मालिक हैं और बड़ी एड एजेंसी चलाते हैं. लेकिन इमरान खान के जलसों के MOC जो होते हैं, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, ये वही साहब थे
तो ये बिलाखिर काफी महीनों से ये भी रूपोश हुए थे, कल पेशावर हाईकोर्ट में बरामद हुए और वहां से इनको जो है वो इनको बेल मिल गई है. सो ठीक हो गया. आप देख रहे थे विजिबली काफी दुबले नजर आ रहे थे, दाढ़ी भी निकल आई थी, बाल भी लंबे हो चुके थे. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. आरिफ अलवी साहब के आखिरी दिन चल रहे हैं आजकल, जहां मौका मिल रहा है जरूर तकरीबात से खिताब कर रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं. कहते हैं अफसोस काबिल अफराद को सियासत से निकाला जा रहा है, अवामी मैंडेट का एहतराम नागुज़ीर है, सुस्त फैसला साजी और क़यादत के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया. चलें जी अब जरा बात करते हैं पीटीआई और नून लीग के दरमियान शराकत इख्तिदार के हवाले से. देखिए मैं आपको डे वन से ये बात कर रहा हूँ कि हुकूमत तो यही बनाएंगे, जाहिर है वो अब जैसा टेढ़ा मेढ़ा मैंडेट वो लेकर दिखाया जा रहा है वो अपनी जगह वो तमाम बातें, लेकिन हुकूमत तो इन्हीं को ही बनानी है. जितने भी नखरे दिखा रहे हैं कुछ भी कर लेंगे, बिकॉज बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अपनी सियासतों को तो गिरवी रखवा चुके हैं ये लोग, इनके पास अब कोई फैसले की ताकत है नहीं. तो एक दो छोटी मोटी बातों के ऊपर शायद डिसएग्रीमेंट्स हो रहे होंगे, या कम से कम ये दिखाने के लिए कि उफ देखो हम कितने मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम कितने बिजी हैं. हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर डेडलॉक, आज फिर मुज़ाकरात, आज मुआहिदा होने की तवक्को, ज़राए नून लीग का ये कहना है. कुछ चीजें पहले से तयशुदा हैं, आजम तारड़ का ये कहना है, बड़ी हद तक मामला तय पा चुके हैं, इरफान सिद्दीकी का ये कहना है, चंद आईनी मसाइल देख रहे हैं, मुसद्दिक मलिक का ये कहना है. ठीक है जी. दोनों जमातों की बातचीत का 5वां दौर मुकम्मल. पीपीपी वफ्द मुज़ाकरात में वक्फे के बाद दूसरे राउंड के लिए वापस ना आया. एमक्यूएम वफ्द की नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात, हुकूमत साजी में ताउन की यकीन दहानी, 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली, मुल्क को बहरानों से निकालने की जिम्मेदारी सब पर है, ये कहना है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का. ओके जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है, मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट एक बार फिर 27 करोड़ डॉलर खसारे. अच्छा इस बार उम्मीद थी कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सरप्लस होगा, लेकिन 27 करोड़ डॉलर का डेफिसिट आ गया. क्या करें सर चीज के हवाले से यार, समझ में नहीं आ रहा है. मईशत के हालात बहुत खराब हैं, दे लुक रियली 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 बैड. ओके जी. चीन की तरफ से पाकिस्तान में पुरअमन इंतखाबात पर मुबारकबाद दी गई है. कहते हैं उम्मीद है पाकिस्तानी सियासी जमातें मिलकर काम करेंगी. दोस्त मुल्क के तौर पर पाकिस्तानी अवाम के इंतखाबात का एहतराम करते हैं. तमाम सियासी जमातें समाजी इस्तेहकाम का मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ करें. ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू. नून लीग को कौमी और पंजाब असम्बली की मजीद एक नशिस्त मिल गई. MNA मोहम्मद इदरीस और MPA काशिफ नवीद की शहबाज शरीफ से मुलाकात, नून लीग में शामिल होने का इन्होंने ऐलान किया है. इसके अलावा लापता केस, जिसमें कल वजीर आजम जो पाकिस्तान के गैर कानूनी जो बहरहाल जो मामला चल रहे हैं इस वक्त, सिलसिला इस वक्त, लेकिन काकड़ साहब को नाम ही याद नहीं आ रहा था यार. काकड़ साहब को जो है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना था. आप जानते हैं कि लापता तलबा का केस था और वजीर आजम की अदम हाजिरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भरम हुआ है. 28 फरवरी को दोबारा तलब किया गया. अच्छा समझ में नहीं आया 28 फरवरी को तलब करने की जरूरत क्या है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो नई हुकूमत बन जाएगी. तो बेहतर था कि कल परसों में ही बुला लेते हैं उनको. लेकिन बहरहाल ये भी मुझे लग रहा है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं ये भी कुछ वही वाली हरकतें कर रहे हैं. एनीवे चलें जी. और क्या सीन है, और ये सीन है कि अब जो है वो क्या सीन है कि हाँ, आज जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में DC इस्लामाबाद पर तौहीन अदालत के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी और फैसला दिया जाएगा. लेकिन हमें ये बात भी पता चली होगी आपको कि जी उनको तो तातीलात पर भेज दिया गया है. माशाल्लाह उम्रा करने जो है वो चले गए हैं. ठीक है जी, अल्लाह ताला उनकी इबादत को कबूल फरमाए, आमीन. लैंडस्लाइड ब्लॉक्स, कराकोरम हाईवे, हैवी रेन, स्नो एक्सपेक्टेड फॉर 1 वीक. इसके अलावा पोस्ट पोल रिगिंग वीडियोस और डैम स्क्विब, ये आज डॉन ने जो है अपना एक आर्टिकल लिखा है. एक्स फेसेस डिसरप्शन फॉर 3rd कंसेक्यूटिव डे. यार वैसे पाकिस्तान के उर्दू अखबारात तो इस पे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं. बहरहाल चलें जी. तो PM vows to defend bureaucrats against weaponization of social media. President take criticism. पाकिस्तान में X तीसरे दिन बंद है, लॉन्गेस्ट पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में आपको पता है पाबंदी लगाई गई थी वो तो यूट्यूब की थी. नथिंग मैचेस दैट. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार ने फैसला कर ही लिया है कि इस ट्विटर की लानत से जो है इस कौम को निजात दिलाई जाए. सो या ऐसा ही लग रहा है. अभी ले चल रहे करते हैं आप लोगों को ब्रेक की जाने टाइम से कमर्शियल ब्रेक और मिलेंगे आपसे उसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, सिचुएशन क्या है? HPL PSL डे 3
की रुदाद आपको सुनाते हैं. और उस दिन सिर्फ एक ही मैच कल खेला गया. ऑफ कोर्स डबल हेडर्स दैट टेक प्लेस ओवर द वीकेंड. सो या देयर वाज सपोज्ड टू बी जस्ट वन गेम yesterday and it was the defending champion Lahore Qalandars, the home side which was hosting Quetta Gladiators. यार भाई Lahore Qalandars का season is officially off to a very Lahore Qalandars start. I mean the Lahore Qalandars that we have grown up watching, struggling, clueless, relying on weak players and stuff. But बहरहाल चलें जी, हुआ क्या सिलसिला. हुआ ये कि पहले तो नतीजा बताते चलें. Quetta Gladiators अपना लगातार दूसरा मैच जीतने में कामयाब हो गए. यार पता है अब सीरियसली बैठ के थोड़ी सी ना मैथ्स वर्किंग करनी पड़ेगी. When was the last time when Quetta Gladiators won their first two matches? I think we'll have to go back कोई 5 या 6 years हमें जाना पड़ेगा. जिस वक्त मियाँ साहब की गवर्नमेंट होगी, बड़े मियाँ साहब नहीं, मैं थिंक शाह हकान अब्बासी, हाँ कुछ उसी टाइम पे कहीं जाना पड़ेगा हमको कि जब लास्ट टाइम जब Quetta Gladiator 2 बार जीती होगी लगातार अपने ओपनिंग मैचेस. तो दिस इज अमेजिंग, गुड स्टार्ट फ्रॉम देम. हुआ कुछ इस तरह कल के गेम में कि कदाफी स्टेडियम लाहौर में टॉस जीता लाहौर कलंदर्स ने और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया. और पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 187 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे. द हाईएस्ट रन गेटर वो साहिबजादा फरहान, और साहिबजादा फरहान की ये बैक टू बैक 2 बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स हैं. उन्होंने पिछले मैच में भी जो है वो एक 50 बनाई थी, आई थिंक 50 बनाई थी, यस. लेकिन फरहान के अलावा जहांदाद खान ने आखिर में एक कैमियो खेला एंड दैट वाज वन अमेजिंग कैमियो दैट ही प्लेड. 17 गेंदों पे 45 रन बनाए जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे एंड 3 सिक्सेस ही हिट इन द बॉल इन 1 ओवर ऑफ अबरार. इसके अलावा तो कोई खास खिलाड़ी खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा पाया. और 187 जब ये स्कोर मैंने बोर्ड पे देखा उसी वक्त मुझे अंदाजा हो गया था या मुझे लगा था कि क्वेटा इज गोइंग टू चेज दिस टोटल. सो हुआ ये कि बॉलिंग की अगर हम बात करें तो 2 खिलाड़ी आउट किया. अकील हुसैन ने 4 ओवर्स में सिर्फ 17 रन अकील ने दिए. इसके अलावा 2 खिलाड़ियों को आउट किया मोहम्मद हसनैन ने, लेकिन उन्होंने अपने 4 ओवर्स में 50 रन दिए. 4 छक्के और 4 चौके लगे हैं हसनैन को. अबरार अहमद के 4 ओवर्स में 40 रन बनाए आए जिसमें से उनके वो एक ही ओवर में जो है ना वो कोई तकरीबन को 23 रन बने थे. यानी इसका मतलब ये कि उन्होंने अपने बाकी 3 ओवर में से 17 रन दिए बट दैट 1 ओवर वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स. ठीक हो गया जी. जवाब में अगर आप बात करें तो क्वेटा का एक बार फिर से आगाज बहुत जबरदस्त. और ये जो इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप है जेसन रॉय और सऊद शकील की, नाउ दिस वन इज प्रूविंग टू बी a good one because सऊद, फिर वही बात आती है, कल हम यूट्यूब में भी बात कर रहे थे कि इनको जनरली जो है वो साइड पे पहले तो कर दिया जाता था कि यार ये तो T20 प्लेयर ही नहीं है, ये तो टेस्ट मैच का प्लेयर है, ठीक है फाइन. फिर ये कर दिया जाता है कि नहीं ये तो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है तो ओपन कर भी नहीं सकता. लेकिन इस HBL PSL में सऊद शकील, the amazing thing that he is doing this time is that he is making everyone know that not just he is an excellent T20 player with all range of shots, he can open the batting as well और that is what he has done. तो सऊद शकील ने 40 रन बनाए, अपनी 23 गेंदों का सामना किया, 7 चौके और 1 छक्का इसमें शामिल था. He got off to a cracker of a delivery by जमान खान. जेसन रॉय ने 19 गेंदों पे 24 रन बनाए. लेकिन yesterday belonged to this new kid on the block. I mean कल के मैच से पहले बहुत ज्यादा लोग जो है वो जाहिर है इनको जानते भी नहीं थे और इनका नाम भी नहीं सुना था. A very typical Quetta Gladiator story. An unknown boy from Karachi drafted into the side and making a name for himself right from the very first game. So just imagine he was playing his 5th T20 game. मोहम्मद, हम बात कर रहे हैं ख्वाजा नाफे की और ख्वाजा मोहम्मद नाफे, in fact the 22-year-old boy from Karachi. और इन्होंने जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ऑफ कोर्स मैचेस खेले हैं, दक्कन ग्लैडिएटर्स और चिटागोंग चैलेंजर्स, बट नॉट अ लॉट ऑफ क्रिकेट दैट ही हैज प्लेड. सो नाउ लेकिन कल अपना वो जो गेम खेल रहे थे और स्पेशली द वे ही टुक ऑन हारिस रऊफ, दैट वाज सो प्लीजिंग टू आई, सो प्लीजिंग टू आई. हारिस रऊफ को जो इसने एक छक्का मारा और शाहीन शाह अफरीदी आए थे. शाहीन शाह अफरीदी को कल 2 छक्के पड़े, उसमें से एक जो है वो नाफे नहीं मारा था और वो शॉर्ट बॉल कराई और उस पे जो उस लड़के ने पुल किया है. सो द बॉय इज एन अमेजिंग ड्राइवर, ही इज पुलिंग रियली वेल. अर्ली डेज, लेट्स नॉट मेक हिम अ सुपरस्टार, अभी बहुत टाइम है. लेकिन बहरहाल आई मीन दिस कुड बी वन बिग स्टोरी फ्रॉम दिस HBL PSL. नाफे ने 31 गेंदों पे 60 रन बनाए जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे एंड ही वाज एडजज्ड मैन ऑफ द मैच एज वेल 5 विकेटों से, एज आई सेड.
कोयटा ग्लैडिएटर ने जो है वो कामयाबी हासिल की. सो पॉइंट्स टेबल अगेन अर्ली डेज, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 out of 2. अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें, दोनों मैच हारे हैं, कोयटा दोनों मैच जीता है. मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड वन देयर रिस्पेक्टिव फर्स्ट मैचेस एंड पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स अपने पहले मैचेस जो है वो हार चुके हैं. सो अब क्या सिचुएशन है, आज HPL PSL में क्या होने वाला है सिलसिला. यस, टुडे द एक्शन शिफ्ट टू मुल्तान, और मुल्तान में आज मुल्तान सुल्तान विल बी होस्टिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड. ऑफ कोर्स एज आई सेड, ये दोनों टीमें जो हैं अपना पहला मैच जीत चुकी हैं. सो इट्स गोना बी अ गुड मैच टुडे, लेट्स से. और या चलें जी, ये हो गया. कल अच्छा, कल डबल हेडर रख दिया इन्होंने, वेडनेसडे को डबल हेडर रख दिया, कमाल है यार. बट चलें, वो उसकी कल बात करेंगे, हम अभी क्यों बात करें, उसकी कल बात करेंगे. ठीक है, चलो जी, गुड. ये हो गई बात HBL PSL की. सो अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम जरा जल्दी से कुछ बात कर लेते हैं. अच्छा, डॉक्टर रमाइयों का मैसेज आया. आई वॉच नाफिज बैटिंग एट नया नाज़िमाबाद क्रिकेट ग्राउंड वंस ही प्लेड अगेंस्ट एनी लोकल टीम इन रमजान. अच्छा, आप मेरे ख्याल से तारीफी मैसेज कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपको उनकी बैटिंग जो है वो अच्छी लगी होगी. हाँ नहीं, बच्चे के जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स हैं, डॉक्टर साहब आप भी क्रिकेट अच्छी समझते हैं, उसके जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स हैं वो काफी अच्छे हैं. कोई एक मखसूस साइड पे जो है वो फोकस नहीं कर रहा है, जो कि आमतौर से आजकल आने वाले बास लड़कों में जो है ये एक कमजोरी हो जाती है. चलें जी, और जरा बता देते हैं आपको, इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल एक ही मैच खेला गया. रात में एवर्टन वाज होस्टिंग क्रिस्टल पैलेस और ये मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा. आज रात इंग्लिश प्रीमियर लीग में मुकाबला होने वाला है. मैनचेस्टर सिटी इज होस्टिंग ब्रैंटफोर्ड. मैनचेस्टर सिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मैचेस जो है वो पीछे चल रहा था. अभी भी उनके पास दे हैव अ गेम इन हैंड कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द टीम्स, लेकिन आज वो 25 मैचेस अपने खेलने में कामयाब हो जाएंगे. और ब्रैंटफोर्ड के खिलाफ आई थिंक दे शुड बी एबल, इवन दो दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि उन्होंने चेल्सी के साथ उनका गेम जो है एक निस्बतन कमजोर टीम के खिलाफ उनका गेम जो है वो ड्रॉ हुआ, एंड दैट वाज अ होम गेम एज वेल. लेकिन अब ब्रैंटफोर्ड से उनका मुकाबला है और मोस्ट प्रोबेबली आज का वो मैच जीतकर आर्सेनल से 1 पॉइंट की बढ़त पे पहुंच जाएंगे और लिवरपूल से 1 पॉइंट नीचे रह जाएंगे. सो दे विल बी जस्ट 2 पॉइंट्स सेपरेटिंग द टॉप 3 साइड्स. एंड वाओ, देयर इज समथिंग वेरी अनयूजुअल ऑन द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ जो मैं इस वक्त देख रहा हूं, और वो ये है कि आर्सेनल हैज द बेस्ट गोल डिफरेंस इन द प्रीमियर लीग. सो आर्सेनल इज नॉट रिगार्डेड एज अ टीम जो कि बहुत ज्यादा गोल स्कोर करती है, बल्कि एक बड़ी मशहूर चैंट भी है और एक सॉन्ग भी है, 1-0 टू दी आर्सेनल, बिकॉज आर्सेनल के बारे में ये था कि यार ये 1-0 से ये जीतती है. सो एक गाना था गो वेस्ट, तो उसमें जो है वो 1-0 टू दी आर्सेनल बड़ी मशहूर चैंट है. आर्सेनल के फैंस अपनी जो है वो रिकॉर्ड लगा रहे होते हैं इसके हवाले से. लेकिन दे हैव बीन ऑन अ गोल स्कोरिंग स्प्री आर्सेनल पिछले चंद मैचेस में, जिसमें उन्होंने अवे बर्नली को 5-0, वेस्ट हैम को 6-0, लिवरपूल को 3-1, और इससे पहले उन्होंने नॉटिंघम वाज 2-1, लेकिन आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस को जो है वो 5-0 शिकस्त दी थी. सो देयर गोल एवरेज इज pretty exceptional, not bad. All right, चलें जी, गुड. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. All right, that was Dave Bangish and Nuri with Ajare Morrison. I hope you guys enjoyed that song. और चलो जल्दी से आप लोग के मजीद मैसेजेस पे नजर डाल लेते हैं मुख्तसरन, बिकॉज़ ज़रा मैसेजेस भी ज्यादा नहीं आ रहे हैं जो ट्विटर के साथ पाकिस्तान की रियासत इस वक्त कर रही है सुलूक का सौतेलो वाला. लेकिन कब खून जागेगा तेरा इलॉन मस्क, कब खोलेगा स्टारलिंक पाकिस्तान में. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से. मैं अपना हैशटैग भी नहीं मिल पा रहा मेरा तो यार. लेकिन ये रहा है योर कमेंट्स ऑन नाफे. भाई नाफे पे मैंने कमेंट अपना दे दिया है, मेरे ख्याल से काफी तफसीली कमेंट दे दिया है जनाब. कलीम जाफरी साहब कहते हैं अस्सलाम. कलीम जाफरी साहब भी एमिग्रेट कर गए बाहर से मैसेज कर रहे हैं. आप भी आई एम प्रीटी श्योर किसी अच्छे खूबसूरत से यूरोपियन कंट्री से. आई स्ट्रांगली बिलीव शादाब बेटर देन उसामा मीर. योर थॉट्स? यार मुझे तो दोनों पे शक है, लेकिन खैर चलें जी. मोहम्मद रियान कहते हैं माई डॉटर्स वानिया इनाया रेहान वांट टू कन्वे यू सलाम एंड गुड मॉर्निंग. दे आर गोइंग टू स्कूल. हेलो Vania and Inaya. Wow, we have got 2 Vanias now listening to the show. Very nice. Imadullah कहते हैं I am in Armenia since yesterday. Do you know my friend Imad that Pakistanis cannot go to Armenia? I mean, if you have got a Pakistani passport, you cannot travel to Armenia because Armenia is one of the last few remaining countries in the world that Pakistan does not recognize. यानी पाकिस्तान उस मुल्क को जो है वो recognize नहीं करता.
तो एक तो तुम इलीगल काम कर रहे हो और वो भी जाके एक ऐसे मुल्क में जहां पे हम ट्रैवल भी नहीं कर सकते. डॉक्टर शैला कहती हैं माय फेवरेट सॉन्ग. थैंक यू. वलीद कहते हैं भाई वेयर डू यू रेट ख्वाजा नाफे इन कंपैरिजन विद साइम अयूब. यार देखो बात सुनो यार गाइस, लेट अस प्लीज स्लो डाउन. ओके, जरा थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, साइड पे गाड़ी पार्क करते हैं और हैंड ब्रेक खींच लेते हैं अभी. यार साइम अयूब हैज गॉट अ 2 PSL. साइम इज एन इंटरनेशनल प्लेयर नाउ मैन. ओके, टेस्ट भी खेल चुका है पाकिस्तान के लिए. सो लेट अस नॉट स्टार्ट कंपैरिजन राइट नाउ. देखिए मैंने शायद आप लोगों को ये भी बताया था PSL HBL PSL के हवाले से जो इस बार अप्रोच है वो ये है, ये शायद मैंने अपने YouTube में ज्यादा खुल के ये बातें की हैं, लेकिन मैं जरा यहाँ रेडियो पे भी कर देता हूँ. और वो यही है कि यार yes, I think like a lot of people, the excitement level because of the elections and all, और फिर रोजाना मेरा ज्यादा फोकस गालिबन इलेक्शंस रिलेटेड खबरों के हवाले से rather than who's playing, who's winning the toss, who's scoring runs and all. हाँ, कल मैंने नाफे की बैटिंग थोड़ी सी बैठ के देखी बिकॉज उस वक्त मैं अपने YouTube शो की तैयारी कर रहा था, तो कंप्यूटर और लैपटॉप में वो टैप मैट चल रहा होता है. आई एम वॉचिंग द गेम, नाम ले लिया यार, आई एम वॉचिंग द गेम देयर. सो इसलिए मैंने देख भी लिया. मैंने कहा ना who's this boy. साइम को एक हेड स्टार्ट मिला हुआ है. साइम पिछले साल की दरियाफ्त है, ठीक है, तो नाफे को जरा टाइम देना, 3-4 मैचेस खेलने तो दें, उसके बाद इंशाल्लाह हम कंपैरिजन जो है वो शुरू कर देंगे. अच्छा जी, और क्या सीन है. सरफराज अहमद का ये कहना है ख्वाजा नाफे वाज पिक्ड फ्रॉम फेसबुक. ही अपलोडेड द वीडियो ऑफ हिज बैटिंग एंड देन कॉट द अटेंशन. वाओ, दैट इज सो कूल मैन, दैट इज सो कूल. कोयटा ग्लैडिएटर नेवर वन the first 2 matches, commentators said on television. That is so amazing, so amazing. Okay जी, फहीम अली खान कहते हैं साल 2006 में आज के दिन पाकिस्तान ने सरफराज की कप्तानी में अपना पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था. उसके बाद पाकिस्तान ने कभी जूनियर वर्ल्ड कप का टाइटल हासिल नहीं किया. एंड व्हाट अ गेम दैट वाज मैन. अनवर अली वो बॉलिंग यार. अच्छा ये 2006 की बात हो रही है और I still remember that day. Wow, जब हम इस मैच को जो है वो हम फॉलो कर रहे थे एंड लाइव तो वो मैच नहीं आ रहा था. We were following on, I think yes, उस वक्त क्रिकइन्फो हुआ करता था और धड़ाधड़ विकेटें गिर रही थी and we were saying man what is happening, what is happening. अच्छा जी, and then your biased comments have ruined the fun of the program. For God's sake stop listening to my show. If you अच्छा शो भी सुनना है और बाइस भी लगना है, शो का फन भी खत्म हो गया है और मैसेज भी करना है, लेकिन शो सुनना है. अबे छोड़ दो भाई शो सुनना. क्यों अपने आप को जो है ना वो जुल्म में अपने कर्ब में मुब्तला कर रहे हो भाई. अपना नुकसान कर लोगे, गाड़ी ठोक दोगे कहीं पे. डोंट लिसन टू माय शो. ऑलराइट, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज दी सनराइज शो विद मी अदी एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा भाई, डॉक्टर नौशीन का मैसेज आया, कहती हैं कि यू आर एक्सट्रीमली बायस्ड. आई हैव स्टॉप लिसनिंग टू योर शो लॉन्ग टाइम बैक. बस इनफ. बस बिल्कुल मुझे पता है, बहुत शदीद बायस्ड हूँ. अच्छा मैं तो इस लेवल का बायस्ड हूँ कि मैंने आज तक कभी ये दावा भी नहीं किया कि यार मैं तो बायस्ड नहीं हूँ. आई मीन इससे ज्यादा बेशर्मी की भी कोई बात हो सकती है. सो भाई अब सुनना है तो इतनी आपके पास ऑप्शंस हैं. मत सुने प्रोग्राम. अदील अजहर इज अ वेरी बायस्ड मैन. आई डोंट वांट टू लिसन टू हिज प्रोग्राम. डोंट लिसन टू माय प्रोग्राम मैन. मूव ऑन इन लाइफ. बट चलें जी, और क्या सीन है. और ये सीन है, हाँ चले जी, अब इस तरह बात करते हैं हम इसराइल के हवाले से. इसराइल, ऑलराइट, इसराइल आप जानते हैं कि इस वक्त एक जेनोसाइड में इन्वॉल्व है. और एक जेनोसाइड में मैं अभी ये देख रहा था, अभी बल्कि सुबह में जब प्रोग्राम सुन रहा होता हूँ, एक सुबह बिजनेस मैटर्स के नाम से एक प्रोग्राम आ रहा होता है एट द टाइम व्हेन आई एम डूइंग माय मॉर्निंग रूटीन, और मैं पार्क किया हुआ होता हूँ और वहाँ पे जॉगिंग वगैरह कर रहा होता हूँ. सो आज उसमें पाकिस्तान से एक मेहमान, वो पाकिस्तान से जो एनालिस्ट अपने बुलाते हैं, सो दिस दिस लेडी नेम महमल सरफराज. आप जानते होंगे उनको, ये जियो न्यूज पे नजर आ रही होती है महमल सरफराज. Even though the analysis are pretty shallow and all, लेकिन she's a very regular on that business matters program. So आज उन्होंने इजराइल की जो अग्रेशन है उसके हवाले से genocide का वर्ड यूज किया था, and I could see the panic that the host of that program was in. Oh well, it is not officially declared as a panic, so we will just not go into that details and not go into walk into that area. मुझे नहीं पता महमल को इसके बाद बुलाएंगे, वो नहीं है उस प्रोग्राम में, लेकिन बहरहाल वी ऑल नो दैट व्हाट इजराइल इज डूइंग इज जेनोसाइड. और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी शायद यही इस बारे में कोई फैसला दे दे. लेकिन द वॉर नाउ, द वॉर दैट हैव स्टार्टेड इन गज़ा इज अफेक्टिंग
हैज हर्ट द इजरायली इकोनॉमी बैडली. उसने इजरायली इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त जो है ना वो अभी नुकसान पहुंचाया है. और इजराइल के ऑफिशियल नंबर्स जो हैं वो अभी सामने आए हैं. और जो आखिरी क्वार्टर था, बिकॉज आई मीन ये जो वॉर हुई है इजराइल और हमास के दरमियान गज़ा में, दिस इज इन द लास्ट क्वार्टर. तो इंटायर लास्ट क्वार्टर ऑफ पिछला साल जो था वो इस जंग की जद में आ गया है. सो द इजरायली इकोनॉमी इन द लास्ट क्वार्टर, द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023 हैज फॉलन बाय 19%. यानी दिस इज अ मेजर श्रिंकिंग इन देयर इकोनॉमी. 19%. अगर इसको जो है वो एनुअलाइज किया जाए तो इसको एनुअलाइज जो अगर करके करेंगे तकरीबन 10% इजराइल की इकोनॉमी में जो है वो कमी देखने में आ सकती है इन दिस ईयर. इवन दो थोड़ा बहुत इसमें वॉर के बाद एक बाउंस बैक वगैरह हो सकता है, बट रियली रिमेन्स सिचुएशन आगे होती क्या है. बिकॉज हमें ये बात पता है कि इजराइल की जो वॉर कैबिनेट है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि वो 3 हफ्ते की मोहलत दे रही है हमास को कि वो जो उनके यरगमाली हैं उनको रिहा कर दे. और उनको रिहा नहीं किया तो फिर रमजान में जो है वो एक फाइनल ऑफेंसिव शुरू किया जाएगा, जिसमें जो एक आखिरी शहर बचा है रफा, सारी पॉपुलेशन को ला के वहां पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया है, उधर हमला कर दिया जाएगा. और उसमें फिर आप सोच सकते हैं कि अभी तक जितना नुकसान हुआ है इट कैन डबल और ट्रिपल इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो थिंग्स आर लुकिंग वेरी स्कैरी राइट नाउ. लेकिन अगर हम इजराइल की इकोनॉमी की बात करें तो इस जंग ने इनको बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचाया है. सो वाई नुकसान पहुंचाया, देखिए इसकी मुख्तलिफ वजूहात हुई हैं. पॉइंट नंबर 1 इज दैट द डोमेस्टिक कंजम्पशन हैज गॉन डाउन. मुल्क में इकोनॉमी चलने का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया और सोर्स होता है वो ये होता है कि लोग खर्चा करते रहें. लोग अगर पैसे अपने पास छुपा के रह जाएंगे और बचा के रह जाएंगे. पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त है वो यही है कि लोगों ने अपने पैसे या तो अपने तकियों के अंदर और अपनी कालीनों के अंदर और अपने अलमारियों में छुपा के रखे हुए, या फिर प्लॉटो जैसी बदतरीन और घटिया और गंदी इन्वेस्टमेंट में, अनप्रोडक्टिव एसेट में जो है लोगों ने अपने प्लॉटों में पैसे डाल दिए हैं. और अब उन पैसों का क्या होगा उनको भी नहीं पता. रोजाना नमाज में दुआएं कर रहे होते हैं या अल्लाह मदद फरमा हमारी. लेकिन खैर चलें जी, यही कई पैसे स्टॉक्स में लगा देते, यही कोई पैसे अगर म्यूचुअल फंड्स में लगा देते, कितना अच्छा होता मुल्क की इकोनॉमी. प्रोडक्टिव एसेट्स होते यार. लेकिन इस कौम का क्या करें, बहरहाल अपने टैक्स बचाने के लिए अपने भी वाट लगा दिए. जितनी तुम्हारी टैक्स सेविंग नहीं होनी थी उतना तुमने जो है वो अपना वो एक स्टूपिड सा M9 में प्लॉट लेकर जो है ना वो अपनी तबाही फेर दी. बट बहरहाल मैं किस तरफ निकल गया. इजराइल में डोमेस्टिक कंजम्पशन हैज गॉन डाउन बाय 27%. यानी इजरायली अगर 100 शेकल्स जो है वो खर्च कर रहे थे आज से 1 साल पहले, सो वो अभी सिर्फ 73 शेकल्स जो है उनका खर्चा कर रहे हैं. बिकॉज पीपल आर नॉट श्योर वेदर दे शुड बी स्पेंडिंग मनी और नॉट. द एक्सपोर्ट, इजराइल की एक्सपोर्ट जो है वो एक क्वार्टर में दे हैव फॉलन बाय 18.3% एंड देयर हैज बीन अ 68% स्लाइड इन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट. पीपल आर नॉट बाइंग हाउसेस. लोग गाड़ियां नहीं ले रहे. लोग जो है वो फिक्स एसेट्स अपने बनाने उन्होंने छोड़ दिए हैं. कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं. लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डाल रहे हैं, और जो डाले हुए हैं वो अपना पैसा निकाल के पैसा बाहर लेकर रिपैट्रिएट कर रहे हैं. एक और जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसराइल को वो ये हुआ है दैट टूरिज्म हैज वर्चुअली कम टू अ हॉल्ट. सो पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, इजराइल ने काफी सारे अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप की थी, लोग वहां पे भी अब जाना उन्होंने जो है वो बंद कर दिया है. सो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ गुड न्यूज फॉर द इजरायली इकोनॉमी. और जाहिर है इसमें जो एक उनके लिए सिल्वर लाइनिंग है वो यही है कि अमेरिका और उसके हवारी और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो जो इजराइल को हेल्प भेज रहे हैं, जो एड भेज रहे हैं, दैट इज मेकिंग अप फॉर द लॉस ऑफ जो उनको फॉरेन एक्सचेंज का एक नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिप इन एक्सपोर्ट्स एंड ऑल. एंड जो बाहर से पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इज नॉट कमिंग, टूरिस्ट आर नॉट कमिंग. सो जाहिर है अमेरिका दबा के उनको जो है वो पैसे दिए जा रहा है और यूरोप भी यही कर रहा है. सो वहां से कुछ उनके हालात बेहतर है, वरना थिंग्स आर लुकिंग प्रीटी बैड फॉर द इजरायली इकोनॉमी. एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट एक तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब फलस्तीनी मजदूर जो है, लेबर, वो आके इसराइल की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम करते थे, जिसमें कंस्ट्रक्शन शामिल है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग शामिल है. इन लोगों का आना बिल्कुल बंद हो गया था. इवन दो उसमें से कहते हैं अभी भी कोई 30,000 लोग जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन देयर इज अ सिवियर लेबर शॉर्टेज इन इजराइल एज वेल, जिसकी वजह से आपको पता है कि ये गरीब जो इंडिया टाइप किस्म के ममालिक हैं वहां से वो लेबर को लेकर आ रहे हैं. और काफी सारे इंडियन जो है ना वो भी कह रहे हैं सर आई लव यू सर, प्लीज कॉल मी टू इजराइल. तो वो इजराइल शायद उनमें से कुछ लोगों को बुला लेगा. चलें जी, ये हो गई इसराइल की इकोनॉमी की. बाकी सारी तफसीलात आप जाके पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे. तो ब्रेक से वापस आएंगे. ब्रेक से वापस आके 2-3 टॉपिक्स पे हमें बात करनी है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हम जरा जिक्र करेंगे थोड़ा सा. उसमें एक मेजर तब्दीली आई है. वैसे खेलों के टाइम पे जिस वक्त हम बात कर रहे थे, मे बी आई गॉट टू कैरिड अवे बाय डिस्कसिंग अबाउट ख्वाजा नाफे एंड हारिस रऊफ, कि हमने वो बात नहीं की.
लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं बल्कि उसकी रिपोर्टिंग लाइन में एक मेजर तब्दीली आई है, वो हम बात कर सकते हैं. और इसके अलावा भी कुछ और डिस्कशन हो ही जाएगा. अभी ब्रेक मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद माशाल्लाह ब्रेक अच्छे तगड़े हो गए एंड इट्स सो प्लीजिंग. सो कैच यू आफ्टर दिस. माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. यार इतने टॉपिक्स निकल आए बात करने के लिए यार. कल बात करें, आई मीन रात में YouTube पे आ जाना रात में. ओके बात करेंगे, ठीक है. अच्छा अभी लेकिन हम बात करते हैं भाई जरा किस चीज के हवाले से हम बात करते हैं. टाटा के हवाले से बात करते हैं. टाटा वैसे तो कल रात में अगेन रिपीट YouTube पे मैंने जिक्र कर लिया था, लेकिन भाई इंडिया का आप जानते हैं एक बहुत बड़ा कंग्लोमरेट है टाटा और टाटा ग्रुप. और टाटा ग्रुप जो है वो कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पे टाटा जो है वो आपको नजर नहीं आता. वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी मैं इंडिया और पाकिस्तानी, एक इंडियन सेट है और एक पाकिस्तानी सेट है, और मैं कभी भी आई थिंक देयर इज नो कंपनी दैट वो जो एक डिफरेंस है दोनों सेठों की माइंडसेट का, वो कभी भी इससे बढ़ के कोई चीज है ही नहीं इसमें कि यार आप टाटा ग्रुप के साथ कंपैरिजन कर लें. लाइक यार मुझे समझ में भी नहीं आती बात यार. देखो अब दोनों ममालिक का एक बड़ी अच्छी केस स्टडी है यार. दोनों ममालिक का एक ही ओरिजिन है. और जैसे हमारे यहाँ भी जैसे साउथ में बात करूं, मैं याद है चिन्नोटी सेठों की बात नहीं कर रहा है ना, लेकिन मैं अगर साउथ में मेमनों की बात करूं, गुजरातियों की बात करूं, अबे वो भी तो वहीं से ही ज्यादा है ना. आपको पता है मेमनों का भी जो ओरिजिन है वो इंडियन गुजरात से है. हमारी गुजराती कम्युनिटी, खोजा कम्युनिटी एंड ऑल, वो सब है गुजराती स्पीकिंग पीपल एंड ऑल. यार वो इतने प्रोग्रेसिव क्यों हो गए यार, और हमारे वाले जो सेठ आए वो हमारे इतने अनप्रोग्रेसिव सेठ क्यों हैं यार. कुछ समझ में नहीं आई बात मुझे. मैं टाटा ग्रुप का जिक्र क्यों कर रहा हूँ यार. टाटा ग्रुप का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज नाउ दिस इज रिमेंबर इट्स 156-year-old ग्रुप और इट इज बेस्ड in of course Mumbai and Ratan Tata is the chairman emeritus. Like he is not involved regularly in the business, Ratan Tata, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा नाम है. और जो भी है आपको पता है एयरलाइंस में है, दे आर इन कंसल्टेंसी सर्विसेज, गाड़ियां मैन्युफैक्चर करते हैं ऑल. एंड तकरीबन $150 बिलियन जो है वो टाटा का रेवेन्यू है. तो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट इज गोइंग थ्रू अ बूम. आई मीन तकरीबन 74,000 अगर आप बॉम्बे सेंसेक्स की बात करें तो वो जा रहा है, वहां तक तकरीबन पहुंचा है. और उसमें हुआ ये है कि बहुत सारी इंडियन कंपनियों की जो कैपिटलाइजेशन है, यानी जो उनकी टोटल वैल्यू है, वो शदीद बढ़ गई है. उसमें शदीद इजाफा जो है वो देखने में आया है. और उसका जो असर हुआ है वो ये हुआ है कि अगर आप टाटा ग्रुप की जो तमाम कंपनियां जो लिस्टेड हैं इस वक्त स्टॉक मार्केट में, बिकॉज टाटा की न्यूमरस कंपनीज आर देयर इन द स्टॉक मार्केट, और अगर आप उन तमाम को जमा करेंगे सो देयर टोटल कैपिटलाइजेशन बिकम्स $361 बिलियन, 361 अरब डॉलर के करीब जो है वो उसकी टोटल कैपिटलाइजेशन बन जाएगी. व्हाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज द टोटल साइज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इज $342 बिलियन. यानी टाटा ग्रुप की जो टोटल वैल्यू है वो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी जो है वो बड़ी हो चुकी है. इनफैक्ट इंडिया की इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो दूसरा बड़ा ग्रुप है, इट इज जो बेसिकली अगर आप उनका टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप ही निकाल लें तो वो इटसेल्फ TCS जो है टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप, वो इनका सबसे बड़ा कंपोनेंट हो जाता है. इट्स कंसल्टेंसी सर्विसेज, IT में बहुत बड़ा दुनिया में नाम है ये. उसकी अपनी कैपिटलाइजेशन जो है दैट्स $170 बिलियन, दैट्स हाफ ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी. सो just to give you an idea how big things have become and how behind we have remained. और समझ में नहीं आता. आपको याद हो एयर इंडिया भी उन्होंने खरीद ली थी. विस्तार तो इनकी एक एयरलाइन थी, लेकिन उन्होंने फिर एयर इंडिया भी जो है वो खरीद ली थी. यार क्या करें यार, इतना कैसे पीछे रह सकते हैं यार, हम इतना पीछे कैसे रह गए. सब कुछ ऐसा लगता है हमारी आंखों के सामने सामने जो है ना ये हो गया है. लेकिन व्हाट टू डू मैन, व्हाट टू डू. चलें जी, एनीवे कोई बात नहीं, अल्लाह दिखाएगा, अल्लाह इज्जत देगा, तरक्की देगा. बट चलो ये हो गई बात. फिर उसके अलावा हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की. जरा फिच ने रिपोर्ट दी है, अब उस पर क्या बात करूं, लेकिन हाँ हम करंट अकाउंट पाकिस्तान के खसारे के हवाले से बात कर लेते हैं. इस बार जरा नंबर्स वगैरह अच्छे आए थे एक्सपोर्ट्स के, और लग ये रहा था कि पाकिस्तान एक बार फिर से जो है वो करंट अकाउंट में कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा, और करंट अकाउंट में पाकिस्तान जो है वो पॉजिटिव करंट अकाउंट शो करेगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा करंट अकाउंट हैज कम एज $240 मिलियन नेगेटिव करंट अकाउंट का नंबर आया है. और उसमें जो सिचुएशन है वो ये है कि यार देखो यार, छोड़ो यार, चले अखबार बंद करते हैं यार, कोई बात नहीं है यार. गेम काफी ऑफ चल रही है इकोनॉमी की यार, ठीक है, गेम काफी ऑफ चल रही है. और
जो एलिफेंट इन द रूम राइट नाउ इन द पाकिस्तान इकोनॉमी इज द अनसस्टेनेबल लेवल ऑफ डेट. पाकिस्तान की मईशत का जो इस वक्त कर्जा का अमाउंट है वो एक ऐसी सतह पर पहुंच गया है जहां पे इसको मैनेज करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है. मैं अभी ये देख रहा था, एक खबर और भी आई हुई थी कि जो पाकिस्तान में जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हैज गॉन ऑन अ 7 या 6 month लो. नाउ ये 7 and 6 month लो एग्जैक्टली इज कहना चाहिए इट्स गोइंग पैरेलल विद द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड SIFC. और आप जानते हैं पाकिस्तान के एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत का ये पोस्टर चाइल्ड है SIFC के. यार इस SIFC की वजह से बड़ी मईशत में इन्वेस्टमेंट आनी है और ये आएगा और वो आएगा. वन विंडो ऑपरेशन जिस वक्त ये बनी थी उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में किसी पावरफुल आदमी ने कोई इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हो या एक ऐसी काउंसिल बनाई हो जो को वन विंडो ऑपरेशन जिसको कहा जाए. लेकिन अभी तक हमें SIFC की कोई करामात और कोई करिश्मे जो है वो नजर नहीं आए हैं. द नंबर्स दैट हैव स्टार्टेड टू कम अप नाउ दे आर वेरी वरीसम. देखो पैसा लाना पाकिस्तान में एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के खजाने को चलाना इस वक्त एक और बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है. और स्पेशली हम जिस बेहंगम अंदाज से कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, ये तो अभी केयर टेकर देखो इन्होंने तो जो तबाही फैलाई थी PDM ने, वो तबाही इसाक डार और ये सब मिफ्ता वगैरह फैला के चले गए थे वो अपनी जगह. लेकिन फिर उसके बाद जो स्टेबिलिटी शायद जरूर आ गई बिकॉज IMF आ गया था. स्टेबिलिटी सिर्फ इसलिए आई है कि IMF आ गया था. हमने कोई तीर नहीं मारे हैं अभी ऐसे तीर के जिसपे हम कहें कि यार वाकई इसके बेनिफिट्स हमें नजर आने शुरू हो गए इकोनॉमी में. बिकॉज अभी ये चले जाएंगे, फिर ये जाएंगे तो फिर इनका भी रिपोर्ट कार्ड एक बनेगा और आप देखेंगे कि किस लेवल की पाकिस्तान में जो है वो बोरोइंग चल रही है इस वक्त. कितना कर्जे पे कर्जा हम लिए जा रहे हैं राइट लेफ्ट एंड सेंटर. कितना सूद हमें इनका पे करना है. इस 18वीं तरमीम ने जो है वो पाकिस्तान की फेडरेशन की बुनियादें जो हैं वो हिला के रख दी हैं. और जितनी जल्दी हम इस 18वीं तरमीम को तब्दील करेंगे उतना ही हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा. लेकिन आप जानते हैं इस बात को नहीं मानेगी बिकॉज दैट वाज पाकिस्तान के लिए जो तबाही हुई सरदारी साहब के लिए ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक था जिन्होंने अपनी जो है वो कम से कम दुनिया जरूर संवार ली थी. लेकिन खैर चलें जी, लंबा डिस्कशन है, लंबी गुफ्तगू है. फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं और आपको जो है वो हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मुझे आप इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.